लेकिन ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि राजस्थान में कुल कितने वोटर्स हैं, ये समझना जरूरी है। ये 13 सीटों का एक बार विश्लेषण कर लेते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी बताएंगे कि फिलहाल कितने वोटर्स अभी हैं और कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र क्यों इतना महत्वपूर्ण अभी बन रहा है। बीजेपी से ओम बिरला है, कांग्रेस से प्रहलाद गुंजल है। कहा यह जा रहा है कि प्रहलाद गुंजल जो है अभी चाहे डोर टू डोर की बात हो, प्रचार प्रसार की बात हो, अभी सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ओम बिरला लोकसभा स्पीकर भी है और आपको ध्यान होगा कि लगातार वो समर्थन यहां पर लोगों से मांगते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से प्रत्याशी यहां पर बनाया गया है। और अब अगली सीट का हम जिक्र करें, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र, गजेंद्र सिंह शेखावत गज्जूबन्ना के नाम से यहां पर मशहूर, कांग्रेस से करण सिंह उचारड़ा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये सीट जीती जताई है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार चुनौती बहुत ज्यादा है। चाहे फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटी की बात कर ले, जो कि अब बीजेपी नेता हो गई है, वो जरूर यहां पर आई थी। बीजेपी के समर्थन में वोट की अपील यहां पर की गई थी। विश्लेषण यहां पर एक बार फिर से आपका इसका बताएंगे। लेकिन कांग्रेस करण सिंह उचारड़ा क्या यहां पर बाजी मारते हुए नजर आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। झालावाड़ 12 से कौन है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से कौन आमने सामने है, उधर आंजना के सामने सीपी जोशी है, बीजेपी से एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया है और इससे पहले भी वो जीत चुके हैं। अभी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सीट यहां पर मानी जा रही है। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो बीजेपी से दामोदर अग्रवाल है और कांग्रेस से डॉक्टर सीपी जोशी। यहां पर उम्मीद इस बात को लेकर कि विधानसभा में जीत हासिल नहीं कर पाए और इससे पहले भी जो चुनाव लड़े थे उसमें जीत हासिल नहीं की, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष पर पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में बड़े पद पर बैठे थे। लेकिन एक बार फिर से लोकसभा चुनावों में जीत की यहां पर उम्मीद कांग्रेस और खुद सीपी जोशी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यहां पर जीत कायम हो पाएगी या फिर बीजेपी ये सीट लेकर निकल जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो चलिए इनके भाग्य का फैसला जो करने वाले हैं वो है राजस्थान के वोटर्स। अभी आपको बताते हैं कि फिलहाल कितने वोटर्स यहां पर है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पुरुष वोटर्स की संख्या कितनी है और महिला वोटर्स की संख्या कितनी है। पहले आपको बता दें कि पोलिंग बूथ है 53,126 और पुरुषों के अगर संख्या की बात हम करें तो यहां पर है 27,73,9,377 और इसके अलावा यहां पर है 25,47,796। ट्रांसजेंडर्स की बात माफ कीजिएगा 2,77,39,377। इसके अलावा यहां पर 25,47,796। ट्रांसजेंडर्स अगर वोटर्स की हम बात करें तो 616 और कुल वोटर्स अगर हम देखा जाए तो यहां पर 5,53,29,789। दरअसल ये रेशो यहां पर बन रहा है और यही भाग्य का फैसला करते हुए नजर आएंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण है, इन वोटर्स का अपने मत का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है और इसीलिए फर्स्ट इंडिया आपको ये कह रहा है कि आप घर से बाहर निकलिए उन तमाम 53 सीटों पर। तो कुल वोटर्स कितने हैं ये आपको बता रहे हैं। दरअसल 5,32,09,789 कुल वोटर्स हैं जो कि भाग्य का फैसला करेंगे। राजस्थान के कुल वोटर्स की हम बात कर रहे हैं 5,32,000 लगभग। अगर ये देखा जाए तो कितना यहां पर फैसला ये कर पाते हैं इस बार राजस्थान में। क्या 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी, इतिहास एक बार फिर से बनेगा, या फिर ये भी देखने वाली बात होगी। दूसरे चरण में 13 राज्यों के 88 सीटों पर मतदान होना है और 13 सीटों पर आज फैसला जनता करती नजर आएगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। ये बेहद महत्वपूर्ण है। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर इलेक्शन की महा कवरेज लगातार जारी है। दिन भर एक एक सीट का विश्लेषण करते नजर आएंगे और आप बस फर्स्ट इंडिया न्यूज देखिएगा, क्योंकि सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बाकी जो 88 लोकसभा क्षेत्र है, टोटल की हम बात करें 13 राज्यों पर जहां पर हो रहे, हालांकि 89 लोकसभा क्षेत्र थे लेकिन एक का देहात होने के बाद यहां पर 88 लोकसभा क्षेत्रों पर आज मतदान किया जाएगा और हर एक सीट की एक एक अपडेट फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको दिखाएगा। ये फर्स्ट इंडिया न्यूज का वादा है। तो लगातार आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। और यहां पर हम वोटर्स की संख्या बता रहे हैं, ये बतानी इसलिए जरूरी है, ये ही फैसला करेंगे
चाहे राजस्थान की बात करें या फिर बाकी सीटों की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, वहां पर भी जो वोटर्स है वो आज भाग्य का फैसला करेंगे प्रत्याशियों की। लेकिन प्रत्याशी जीतेगा किसका, ये 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आज ईवीएम में तस्वीर पूरे तरीके से कैद हो जाएगी और फिर उन्हें सुरक्षा में घेरे में डाल दिया जाएगा। लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। तो चलिए सिलसिलेवार उन तमाम सीटों का हम जिक्र करेंगे जो बेहद महत्वपूर्ण है। वो है कुल 13 सीटें। सबसे पहले बात करेंगे कोटा बूंदी की। वो सीट क्यों खास है ये जानना भी बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको बता दें, ओम बिरला बीजेपी से है, कांग्रेस से प्रहलाद गुंजल है। आमने सामने की टक्कर है। बीजेपी कह रही है कि एक बार फिर से ओम बिरला आएंगे, लोकसभा स्पीकर भी है, उनका तो कद है, जो उनकी इमेज बनी हुई है वो जनता को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। कांग्रेस से प्रहलाद गुंजल है, लेकिन वो कितना यहां पर प्रभावित कर पाए हैं जनता को, क्योंकि प्रचार प्रसार की बात करें तो कोई कमी यहां पर नहीं छोड़ी गई, तो इसलिए कांग्रेस यहां पर आश्वस्त नजर आ रही है। लेकिन क्या वाकई में यहां पर जनता जो है फैसला कर चुकी है? हालांकि जो भी फैसला है वो आज कैद हो जाएगा। और इस सीट के बारे में और ज्यादा विस्तार से समझेंगे, हमारे साथ सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं विजेंद्र सोलंकी। विजेंद्र, एक बार बताइएगा, विश्लेषण कीजिएगा, क्योंकि ये सीट भी हॉट सीट में मानी जा रही है। बिल्कुल पूनम, क्योंकि जिस तरीके से हाड़ौती की सीट है उसमें मुकाबला कहा जा रहा है कि बीजेपी वर्सेस बीजेपी के बागी प्रत्याशी के बीच में, क्योंकि प्रहलाद गुंजल की विचारधारा कांग्रेस की नहीं रही है, वो बीजेपी की विचारधारा के साथ चलते हैं। लेकिन चुनाव के अंदर वो बागी हुए, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया और अब वो ओम बिरला के सामने मुकाबले में है। यहाँ वैसे तो गुर्जर और मीणा वोटर्स बहुत प्रभावी तरीके से चुनाव को प्रभावित करते नजर आते हैं, लेकिन ओम बिरला के लिए कहा जाता है कि वो उस सीट पर जातीय प्रथा को अपने काम के जरिए तोड़ चुके हैं। बहरहाल बीते 2 चुनाव की वोटिंग परसेंटेज आपको बताते हैं कि मुकाबला किस तरीके का रहा और यहाँ के समीकरण क्या कुछ है, जरा देखिए। क्योंकि हाड़ौती की सीट के साथ कई सीटें हैं जो प्रभावित होती नजर आएंगी। यहां 2014 के अंदर ओम बिरला को कैंडिडेट बनाया गया था, उससे पहले वो विधायक थे, लोकसभा का चुनाव लड़े। मोदी लहर के अंदर 55.78% वोट उनको मिले, जबकि उनके खिलाफ मुकाबले में इजराज सिंह थे जिनको 38.41% वोट मिले। और कमाल की बात यह कि इजराज सिंह फिलहाल बीजेपी के अंदर हैं और उनकी धर्मपत्नी बीजेपी से विधायक हैं। वहीं अगर बात 2019 की करें तो 2019 के मुकाबले के अंदर भी ओम बिरला मैदान में थे, उनको 58.49% वोट मिले थे, जबकि उनके खिलाफ कांग्रेस ने जिनको मैदान में उतारा था, राम नारायण मीणा अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं, विधानसभा की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, 38.04% उनको वोट मिले। और यहां जिस तरीके से पुनः मुकाबला रहा उसमें प्रहलाद गुंजल के लिए जो प्लस पॉइंट है वो ये कि वो वोटर्स के या कहें कि कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित, और ओम बिरला के लिए जो प्लस पॉइंट वो ये कि एक बड़े कद के नेता हैं, दिल्ली तक बड़ी पहुंच है, लोकसभा अध्यक्ष हैं और जिस तरीके की व्यवस्था वो वहां रखते हैं उसमें कार्यकर्ताओं के लिए जनसुनवाई हमेशा होती है। शुक्रिया विजेंद्र। लेकिन अब सिलसिलेवार हमें हर एक सीट का विश्लेषण करना है और इसलिए एक बार मैं आपके पास वापस लौटूंगी। बात हम कर रहे हैं जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की। कितना ये महत्वपूर्ण सीट है ये हम बता देते हैं, क्योंकि अब आमने सामने की टक्कर यहां पर होती नजर आई है। गज्जू बन्ना के नाम से यहां पर जोधपुर में मशहूर है और ईआरसीपी के बाद ये माना जा रहा है कि लोग जरूर प्रभावित और ज्यादा हुए होंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी के, कांग्रेस से करण सिंह गुजारडा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि गजेंद्र सिंह तो जीते हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, दूसरे राज्यों से भी जो बीजेपी के कैंडिडेट्स खड़े हैं वो भी यहां पर आ रहे हैं। खासकर बॉलीवुड स्टार की हम बात कर रहे हैं जो कि बीजेपी के नेता के बीजेपी नेता बन चुकी हैं, क्योंकि वो प्रत्याशी हैं हिमाचल की मंडी से। वहीं कांग्रेस से करण सिंह उछाल रहा है, हालांकि प्रचार प्रसार वो भी कर रहे हैं, लेकिन चुनौती यहां पर देते नजर आ रहे हैं। वो चुनौती क्यों है ये समझेंगे अपने सहयोगी विजेंद्र से। देखिए पूनम, इस सीट पर कांग्रेस ने बेहतरीन तरीके से करण सिंह उचियाड़ा को मैदान में उतारकर राजपूत बनाम राजपूत करने की कोशिश की है, और जिसका जिक्र आप करें, दोनों अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। करण सिंह उचियाड़ा भी अपनी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत जिस अंदाज में सरकार की पॉलिसी को जनता तक पहुंचाते हैं वो उसके लिए एक अलग पहचान रखते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की गुड बुक में आते हैं। बीते चुनाव का विश्लेषण कर लेते हैं कि किस तरीके का वोटिंग परसेंटेज रहा है,
क्योंकि 2014 आप देखेंगे तो वो मोदी इरा के अंदर आपको हर सीट पर बीजेपी की बम्पर वोटिंग नजर आएगी। यहां पर भी ऐसा ही है। 66.2% वोट गजेंद्र सिंह शेखावत को 2014 में मिले थे। उनके खिलाफ कांग्रेस ने मुकाबले में चंद्रेश कुमारी को उतारा था और 28.010% वोट उनको मिले थे और एक बम्पर मार्जिन के साथ वो इस चुनाव को जीते थे और वो मार्जिन उन्होंने 2019 में भी बरकरार रखा था। 2019 में उनको 58.53% वोट मिले थे, जबकि वैभव गहलोत को 38.17% वोट मिले थे और उस वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री का गृह जिला था, उनके सुपुत्र थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। लगभग 3.5 लाख वोटों से वो चुनाव हारे थे। इस बार कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण सियासी रणनीति के तहत करण सिंह उचियाड़ा को मैदान में उतारकर राजपूत बनाम राजपूत करने की कोशिश की है, क्योंकि इसके अलावा यहां कई वोटर्स हैं जिनको कांग्रेस का कोर वोट बैंक कहा जाता है। उसको अगर राजपूत में सेंधमारी के साथ जोड़ेंगे तो ये मुकाबला बेहद रोचक नजर आएगा और वैभव गहलोत जालोर सिरोही से चुनावी मैदान में है। बिल्कुल, चलिए आप बात कर रहे हैं झालावाड़ की और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर हर किसी की नजर टिकी हुई है और ये कहा जा रहा है कि ये सीट भी जीते जिताइए, क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी प्रत्याशी उतार रहे हैं वो लगातार जीत रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दुष्यंत सिंह की और कांग्रेस से उर्मिला जैन भाया की। हालांकि इनका भी कद यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये भी एक सोशल इंजीनियरिंग का एक सीधा उदाहरण यहाँ पर बनती नजर आ रही है कांग्रेस की तरफ से। और बीजेपी से अगर दुष्यंत सिंह की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे भी हैं और एक बार फिर से मैदान में उतारा है और इनके लिए कहा जाता है कि ज्यादा इनको प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं होती है। लेकिन क्या इस बार भी ऐसा ही है और उर्मिला जैन भाया क्या इस बार दुष्यंत सिंह को टक्कर देती नजर आ रही है या फिर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? विजेंद्र बताइएगा। बिल्कुल पूनम, इस सीट पर हम कहें मोटे तौर पर तो लगभग 35 साल से एक ही परिवार का राज है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उसके बाद उनके सुपुत्र दुष्यंत सिंह लगातार चुनाव जीत रहे हैं। इस सीट पर रोचक चीज यह है कि वसुंधरा राजे सिर्फ इसी सीट पर प्रचार करती हुई नजर आई। इसके अलावा किसी सीट पर बीजेपी ने उनको प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं किया या कहें कि वो प्रचार करती हुई नजर नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ जिनका आप जिक्र करिए उर्मिला जैन भाया, वो इससे पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं, चुनाव हार चुकी हैं। प्रमोद जैन भाया की पत्नी है प्रमोद जैन भाया, अशोक गहलोत सरकार में बेहतरीन मिनिस्टर या कहें कि बड़े पोर्टफोलियो के साथ काम करे। तो एक और चेहरा यहां पर नजर आता है, वो पानाचंद मेघवाल। ये एक तरीके से वहां यूनिट है जो एक साथ काम करती है और कई समाज सेवा और कई सामूहिक विवाह के कार्यक्रम रखते हैं। तो जनता के बीच में एक पकड़ तो है, लेकिन उस पकड़ के बीच में मुकाबला कितने टक्कर का दे पाएंगे ये कहना मुश्किल है। एक बार 2014 और 2019 का वोटिंग परसेंटेज देख लेते हैं, जरा देखिए। 2014 के अंदर 58.98% दुष्यंत सिंह को वोट मिले थे, जबकि उनके खिलाफ कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा था, जो उर्मिला जैन भाया के पति हैं। 34.42% उनको वोट मिले थे। करारी शिकस्त का सामना उनको करना पड़ा था। वहीं अगर बात करें 2019 के चुनाव की, तो 2019 के चुनाव में दुष्यंत सिंह लगातार यहां जीतता है। मार्जिन उनका बढ़ा, 64.77% उनको वोट मिले, जबकि उनके खिलाफ कांग्रेस ने प्रमोद शर्मा को मैदान में उतारा था। 31.64% वोट उनको मिले हैं। और यहां महत्वपूर्ण देखिए ये है, उर्मिला जैन भाया लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, वो हार चुकी हैं। प्रमोद जैन भाया लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, वो हार चुके हैं। इस बार फिर से उर्मिला जैन भाई मुकाबले में हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस सीट पर काफी ज्यादा प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। पूरा ठीक है, और अब बात करेंगे विजेंद्र चित्तौड़गढ़ सीट की। और ये सीट भी कही जा रही है कि इस पर भी जो चेहरा है बीजेपी का वो वीआईपी चेहरा है। जी, हम बात कर रहे हैं सीपी जोशी की, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। एक बार फिर से उन्हें प्रत्याशी बनाया बीजेपी ने। वही कांग्रेस से उदयलाल आंजना है, ये भी महत्वपूर्ण चेहरा है, दिग्गज नेताओं में ये शुमार है। लेकिन इसमें भी बीजेपी आश्वस्त है कि यहां से एक बार फिर से कमल खिलता नजर आएगा। लेकिन विजेंद्र, क्या इस बार कोई सियासी समीकरण यहां पर बनता बिगड़ता नजर आ रहा है, या फिर जो आश्वस्त पार्टी यहां पर है कि जीत उन्हीं की होगी वो वाकई में सही साबित होगी? बिल्कुल पूनम, इस सीट पर भी मुकाबला आसान नहीं रहना है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि भाई सीपी जोशी क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, 2 बार के सांसद हैं, एक बड़ा कद है। लेकिन दूसरी तरफ जो उदयलाल आंजना है वो इससे पहले सांसद रह चुके हैं। हालांकि चित्तौड़ से सांसद वो नहीं रहे, लेकिन वहां जो प्रचार किया जा रहा है उनके लिए किया जा रहा है कि किसान का बेटा, ये कहकर प्रचार किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो वहां बीजेपी के लिए मुश्किल होगी, वहां बीजेपी के लिए मुश्किल राजपूत वोटर्स होगी, क्योंकि चित्तौड़ अपने आप में जौहर की नगरी है और वहां राजपूताना चरम पर भी नजर आता है।
लेकिन राजपूत कितने साथ आएंगे उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन दो बीते चुनाव 2014 और 2019 इसके समीकरण आपको समझा देते हैं, क्योंकि जो महाराणा प्रताप है उनका प्रताप किसको मिलेगा देखिए जरा। 2014 में तो सीपी जोशी साहब को मिला है, लगभग 60% वोट परसेंट उनको मिला था, जबकि उनके खिलाफ कांग्रेस ने गिरिजा व्यास को मैदान में उतारा था। गिरिजा व्यास चित्तौड़ की कोई छोटी नेता नहीं है, पूरे मेवाड़ की एक बड़ी नेता है और वो कांग्रेस अध्यक्ष भी राजस्थान में रह चुकी हैं। 32.94% उनको वोट मिले थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। और ये पूरा मोदी इरा जिसमें आप जिस भी सीट पर जाएंगे लगभग 50% वोटों से आपको बीजेपी के कैंडिडेट जीते हुए नजर आएंगे। 2019 का मुकाबला आपको दिखाते हैं। 2019 में 67.36% वोट सीपी जोशी को मिले थे, क्योंकि कहा जाता है कि उस दौर में कांग्रेस ने उनके खिलाफ एक हल्के कैंडिडेट को, पॉलिटिकली हल्के कैंडिडेट को उतारा था और उसका फायदा सीपी जोशी को मिला था। गोपाल सिंह शेखावत को यह मैदान में उतारा गया था। 27.87% वोट उनको मिले थे। लेकिन इस बार मुकाबले के लिए कहा जा रहा है कि इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक रहने वाला है। उसके पीछे की वजह भी है। 2014 में परिवर्तन के बयार के अंदर मोदी के चेहरे के साथ बम्पर वोटिंग हुई। 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक अलग तरीके का माहौल था, बम्पर वोटिंग हुई। लेकिन जिस तरीके से इस बार कहा जा रहा था कि राम मंदिर के नाम पर 370 हटने के बाद लोगों में जोश होगा, वो जोश पहले चरण में नजर नहीं आया। ऐसे में दोनों पार्टियों को वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने पर ध्यान देना होगा, उसी से मार्जिन ज्यादा और कम होता नजर आएगा। ठीक है, और अब बात करेंगे विजेंद्र उस सीट की जिस पर सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की नजरें हैं। जी हां, क्योंकि यहां पर जो तीसरा कैंडिडेट मैदान में उतर आया है वो एक सेलिब्रिटी बन गया है और बीजेपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, एक सेलिब्रिटी को मैदान में उतार दिया ताकि वो यहां पर रैली कर सके और बीजेपी के समर्थन में वोट की अपील कर सके। बात कर रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर की। जी हां, बाड़मेर जैसलमेर एक हॉट सीट बन गई है। बीजेपी ने कैलाश चौधरी को उतारा है, कांग्रेस उम्मीदवार बेनीवाल है और निर्दलीय है रविंद्र सिंह भाटी। हालांकि टिकट नहीं मिली बीजेपी से, यहां पर वो दावेदारी जता रहे थे, इसलिए थोड़े से खफा हो गए और अब निर्दलीय वो यहां पर है। हालांकि कांग्रेस इसे अपनी तरफ मान रही है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि अगर कुछ इस तरीके से बाद में सियासी समीकरण बनते हैं तो ये इनके पाले में ही है। लेकिन कैलाश चौधरी के लिए वोट की अपील यहां पर की जा रही है। उमेदा राम बेनीवाल कांग्रेस के हैं और इसीलिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि यह सीट बेहद हॉट बनी हुई है, क्योंकि कुछ भी कहना इस सीट के लिए जल्दबाजी होगी। तो विस्तार से जरा विश्लेषण कीजिएगा विजेंद्र। पूनम, क्योंकि कैलाश चौधरी के लिए सिर्फ आपने कहा कंगना रनौत, मैं कह रहा हूं कि खली आ चुके हैं, यहां पर सनी देओल आ चुके हैं, इसके अलावा भी कई सेलिब्रिटी आ चुके हैं। क्योंकि बॉर्डर का लगता हुआ इलाका है, तो हैंडपंप का मुद्दा जब रविंद्र सिंह भाटी ने उठाया तो रियल लाइफ के अंदर, बॉलीवुड के अंदर जिन्होंने हैंडपंप सबसे ज्यादा उखाड़े उनको कैलाश चौधरी के समर्थन में यहां पर लेकर आए। लेकिन सवाल आपने सही कहा कि यहां मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है, त्रिकोणीय मुकाबला नजर आएगा। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी सेलिब्रिटी सोशल मीडिया पर तो नजर आते हैं, सियासी गणित के हिसाब से वो कितने लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर पाएंगे, ये इसलिए सवाल वहां होता है क्योंकि शिव विधानसभा से जब वो चुनाव लड़ रहे थे, अगर स्वरूप सिंह खारा बीजेपी से इतर होकर चुनाव नहीं लड़ते तो वहां के समीकरण कुछ अलग होते, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्जिन से रविंद्र सिंह भाटी वहां चुनाव नहीं जीते थे। लेकिन हाँ, इस बार मुकाबले को त्रिकोणीय वो जरूर बना रहे हैं। किसको हम पहुंचाएंगे ये बताना मुश्किल, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम वोटर्स ये कह रहे हैं कि वो रविंद्र सिंह भाटी को वोट देंगे, अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस को डैमेज होगा, और अगर राजपूत वोटर में डाइवर्सन हुआ तो कैलाश चौधरी को वहां नुकसान होगा। अच्छा, जाट वोटर्स भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उमेदा राम बेनीवाल पिछली बार आरएलपी से चुनाव लड़े थे, इस बार आरएलपी से उन्हें लिया गया कांग्रेस में। तो हनुमान बेनीवाल जो गठबंधन कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, उन्होंने खुलकर कहा कि वो बाड़मेर जैसलमेर में प्रचार करने नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां उनके साथ धोखा हुआ है। अब इसका संदेश उन्होंने किसको दिया है, उसका कितना असर पड़ेगा, ये जनता को तय करना है। लेकिन बीते दो चुनाव का जो वहां का वोटिंग परसेंटेज है वो हम आपको बताते हैं। जरा इस वोटिंग परसेंटेज को देखिए। जो अपनी मरुस्थल के जहाज हैं वो इस वोटिंग परसेंटेज को लेकर आए हैं। यहां कर्नल सोनाराम चौधरी को 40.09% वोट मिले थे, जबकि यहां जसवंत सिंह को 32.91% वोट मिले थे। अगर मैं गलत नहीं तो शायद कांग्रेस के सिंबल पर वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे पूनम, वो दरअसल निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, भावनात्मक चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि उनको टिकट दिया नहीं था और उनकी जगह पर एन वक्त पर कर्नल सोनाराम को टिकट दिया था। एक कांटे का मुकाबला वहां रहा। यहां सिंबल जरूर कांग्रेस का लगा है, लेकिन वो निर्दलीय चुनावी मैदान के अंदर थे।
अगला चुनाव जी। 2019 का आपको दिखाते हैं। 2019 के अंदर कैलाश चौधरी 59.49% वोट के साथ चुनाव लड़े और उनके खिलाफ मानवेंद्र सिंह को कांग्रेस ने मैदान में उतारा था। 36.74% वोट वहां पड़े और जसोल परिवार की एक लेगेसी है जो वहां चलती है। लेकिन इस बार जसोल परिवार किसकी तरफ जाएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। वो रविंद्र सिंह भाटी की सभा में नजर आए, वो कांग्रेस के साथ कनेक्ट रहे, प्रधानमंत्री मोदी जब आए तब वो नजर आए। तो ये समझ नहीं आ रहा कि जसोल परिवार किधर जाएगा, और जिधर वो जाएंगे यकीनन राजपूत वोटर्स को काफी हद तक लुभाते हुए इस सीट पर नजर आएंगे। बिल्कुल, चलिए अब बात करेंगे अगली सीट के बारे में। ये सीट भी बेहद महत्वपूर्ण है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उद्योग नगरी, कपड़ा नगरी की, और न जाने कौन कौन से व्यवसाय जो है यहां पर स्थापित हो रहे हैं। लेकिन जनता किस तरफ मुड़ रही है ये देखना दिलचस्प होगा। जी, हम बात कर रहे हैं भीलवाड़ा सीट की। तो चलिए इसके बारे में बता दें कौन कौन आमने सामने है। यहां से बीजेपी के दामोदर अग्रवाल है, तो वहीं कांग्रेस से डॉक्टर सीपी जोशी है। मुकाबला बेहद खास है क्योंकि यहां पर कोशिश इस बात को लेकर प्रत्याशी की तरफ से कि शायद वो ये सीट जीत जाएंगे, शायद इस बार तो कोई चुनाव जीतेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी की, तो बीजेपी से दामोदर अग्रवाल वो भी आश्वस्त होते नजर आ रहे हैं। लेकिन जनता जनार्दन है विजेंद्र, और इसलिए समझना होगा यहां का सियासी समीकरण। पूनम, इस सीट पर बात करने के साथ मुझे जेसी सर की एक बात याद आती है कि किस्मत की लकीरें और जो हाथों में लिखा है उससे ज्यादा मिलता नहीं है। सीपी जोशी साहब के साथ ये काफी हद तक सटीक बैठता है। लेकिन आपने जिक्र किया तो इस सीट के साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये कि बीजेपी की नजर से मजबूत इसलिए क्योंकि इसे छोटा नागपुर कहते हैं। संघ सबसे ज्यादा राजस्थान में अगर कहीं मजबूत तो वो भीलवाड़ा सीट पर है। वहीं दूसरी तरफ सीपी जोशी साहब चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। वो मूलतः राजसमंद की तरफ जब सुरेश रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार किया तो पहले उनका नाम वहां चला, वो भीलवाड़ा आए तो भीलवाड़ा में जो कैंडिडेट कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया था उनको राजसमंद भेजा गया। अच्छा, इन सबके बीच में एक और इंटरेस्टिंग, इस दौर तक सिर्फ एक सुनील शर्मा थे जयपुर से जो ब्राह्मण चेहरे थे जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया था, लेकिन उनका भी टिकट वापस ले लिया गया था। कोई ब्राह्मण चेहरा मैदान में कांग्रेस की तरफ से नहीं था। ऐसे में सीपी जोशी साहब को जब वहां टिकट दिया गया तो जो ब्राह्मण वोटर्स हैं जो ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया, उनको साधने की कोशिश की गई। लेकिन सीपी जोशी साहब एक वोट से हारे हुए कैंडिडेट है, इसलिए वो एक एक वोट की कीमत समझते हैं और इसलिए मानकर चल रहे हैं कि इस बार कांग्रेस इस मुकाबले को रोचक बनाती नजर आई। हालांकि बीजेपी यहां बीते कई दशकों से काफी मजबूत नजर आती है, लेकिन 2014 का चुनाव देखिए, सुभाष बहेड़िया को यहां बीजेपी ने मैदान में उतारा था। 57.09% वोट उनको मिले थे। उनके मुकाबले में अशोक चांद्रा ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, वो चुनाव हार गए थे। 34.78% से चुनाव हार गए थे। उसके बाद सचिन पायलट के साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम इन्होंने किया और 2018 में जब वो जीते तो फिर उनको मंत्रिमंडल भी मिला था। लेकिन 2019 के अंदर यहां से रामपाल शर्मा को मैदान में उतारा गया था कांग्रेस की तरफ से। महज 24.88% वोट ही वो ले पाए थे, जबकि सुभाष बहेड़िया यहां लगातार दूसरी बार जीते और एक बड़े मार्जिन के साथ जीते थे। 71.56% वोटिंग परसेंटेज के साथ वो जीते थे। और कमाल की बात यह है पूनम कि बीजेपी ने कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2 बार चुनाव जीते, उनको तीसरी बार मैदान में उतारा। तो कई ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके टिकट को काट दिया, उनमें से एक सुभाष बहेड़िया है। जी, और अब बात करेंगे हम अगली सीट की। दरअसल वो सीट इसलिए महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए क्योंकि वो चाहेगी कि लोकसभा सीट इस बार वो यहां से निकाल ले, क्योंकि विधानसभा अगर हम चुनावों की बात करें तो उसे बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। जी, हम बात कर रहे हैं पाली सीट की। कौन आमने सामने है, चलिए बता देते हैं। दरअसल पीपी चौधरी हैं बीजेपी से, महत्वपूर्ण चेहरा है, दिग्गज चेहरा है, खास चेहरा है। कांग्रेस से संगीता बेनीवाल है और इन्हें भी कम नहीं आंका जा सकता। इसीलिए सियासी समीकरण और यहां पर जनता किस कदर मुड़ती नजर आ रही है, क्या वो जो समर्थन जुटाने की कोशिश यहां पर की जा रही है सभी दोनों ही पार्टियों की तरफ से, उसमें जनता किस तरफ मुड़ती जा रही है ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि विजेंद्र यहां पर जो रैलियां की गई, जो प्रचार प्रसार किया गया, भीड़ तो बहुत ज्यादा जुटी, चाहे दोनों ही आम पार्टियों की बात कर ले, लेकिन क्या वो भीड़ वोटों में तब्दील हो पाएगी, आप जरा बताइएगा। बिल्कुल पूनम, आपने सही कहा, लेकिन यहाँ जो मुकाबला है वो महिला वर्सेस पुरुष भी आप देख सकते हैं, क्योंकि महिला वोटर्स एक बड़ी भूमिका निभाती हैं।
और संगीता बेनीवाल जिस तरीके से आयोग की अध्यक्ष रही, उनके साथ कनेक्शन रहा है महिलाओं का, बच्चों का, और इसलिए सौम्या चेहरे के साथ वो कितनी महिलाओं को कांग्रेस के साथ कनेक्ट कर पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का बीजेपी जिक्र करती है और कहती है कि उन्होंने महिलाओं को स्वावलंबन किया है और इसलिए वो उधर जाएंगी। पीपी चौधरी एक बड़े नेता इस सीट से कह सकते हैं, और उसके मुकाबले संगीता बेनीवाल कितना प्रचार कर पाई, उनके पक्ष में कितने बड़े नेता पहुंचे, क्योंकि अशोक गहलोत की गुडबुक क्या कहे कि अशोक गहलोत गुट से संगीता बेनीवाल को माना जाता है। बहरहाल बीते 2 चुनाव के वोटिंग परसेंटेज यहां क्या रहे वो आपको बताते हैं, जरा देखिए। 2014 में पीपी चौधरी चुनावी मैदान में थे, 64.87% वोट उनको मिले थे, जबकि कांग्रेस ने 2014 में भी महिला कार्ड खेला था, मुन्नी देवी गोदारा को मैदान में उतारा था, महज 28.50% वोट ही वो ले पाई थी। लेकिन 2019 के अंदर बीजेपी ने फिर से चेहरे को रिपीट किया, पीपी चौधरी फिर मैदान में, 66.11% वोट उनको मिले, जबकि कांग्रेस की तरफ से बद्रीराम जाखड़ को यहां टिकट दिया गया, 30.74% उनको वोट मिले, और बद्रीराम जाखड़ भी गहलोत गुट से ही माने जाते हैं। लेकिन पीपी चौधरी हैट्रिक लगाने की तरफ इस सीट पर, जबकि कांग्रेस खाता खोलने का इंतजार बीते 10 सालों से कर रही है, और इस बार यह जिम्मेदारी संगीता बेनीवाल को दी है। जनता को तय करना है कि वो किसको लोकसभा पहुंचाते हैं। बिल्कुल, चलिए अब अगली सीट का हम जिक्र कर लेते हैं। बेहद अहम सीट और हॉट सीट वो मानी जा रही है। बिल्कुल, हम यहां पर बात करें जालोर सिरोही की, या फिर यूं कहें कि हॉट सीट से ज्यादा यहां पर जो चेहरे उतारे गए हैं वो वीआईपी चेहरे बन गए हैं, और जिसके लिए कहा जा रहा है कि एक पूरी पार्टी जो है वो सिर्फ एक सीट के लिए लग गई है। जी, हम बात कर रहे हैं जालोर सिरोही सीट की। बीजेपी से लुम्बाराम चौधरी है। यहां की जनता कहती है कि यहां पर पानी की समस्या बहुत ज्यादा है और ऐसे में अभी तक दूर नहीं हुई है, तो क्या बीजेपी के समर्थन में वोटों की अपील जो की गई थी वो साकार होती नजर आएगी? इसके अलावा कांग्रेस से वैभव गहलोत है, जगह बदल दी गई है इनको एक बार यहां से उतारा गया है। उम्मीद इस बात को लेकर कि एक बार यहां से जीतते वो नजर आएंगे और सांसद बन जाएंगे। कोशिश, उम्मीद यहां पर की गई है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन विजेंद्र, यहां पर यह आरोप लग रहा है कि प्रवासी राजस्थानियों तक पहुंच गए हैं, सिर्फ बाकी 25 कैंडिडेट्स के लिए नहीं, सिर्फ एक कैंडिडेट के लिए। तो क्या प्रवासी राजस्थानी यहां पर आएंगे, वोट वो करते नजर आएंगे? क्या सियासी समीकरण यहां पर बनता नजर आ रहा है? जालोर सिरोही के अंदर कहा जाता है कि 20% के आसपास जो वोटर्स हैं वो प्रवासी हैं, यानी कि राजस्थान से बाहर अपना कारोबार करते हैं। तो इसमें कुछ गलत भी नहीं कि अगर प्रवासी राजस्थानी को लाया जाए, वोट करवाया जाए, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन चाहता है बल्कि वर्तमान स्थिति में दोनों पार्टियां भी चाहती है। लेकिन वैभव गहलोत और लुम्बाराम चौधरी, एक तरफ बीजेपी ने एकदम साधारण कार्यकर्ता, साधारण चेहरे को मैदान में उतारा, तो वैभव गहलोत के बारे में सब जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सुपुत्र हैं। आपने कहा कि पूरी पार्टी इधर फोकस कर रही है। दरअसल वैभव गहलोत उसके बाद भी ये कहते हैं कि उनके पिता अशोक गहलोत ने ज्यादा इस सीट पर फोकस नहीं किया, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी है बाकी सीटों को भी जिताने की, ये कहा गया है। लेकिन यहां बीते 2 सालों या कहें कि 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, ये हम आपको बताते हैं। 2014 और 2019 का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा। देवजी पटेल को यहां 2014 में मैदान में उतारा गया बीजेपी की तरफ से, 53.35% वोट उनको मिले, जबकि उदयलाल आंजना जो इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं चित्तौड़ से, वो उस जोर में चुनाव लड़े जालोर सिरोही से, और वो 18.32% वोट ही हासिल कर पाए, मुकाबले में नजर ही नहीं आए थे 2014 के अंदर। इस बार चित्तौड़ में कितना नजर आएंगे ये जनता को तय करना है। लेकिन इसके बाद देवजी पटेल को 2019 में एक बार फिर से मैदान में उतारा गया, 56.76% वोट के साथ वो चुनाव जीते। लेकिन रतन देवासी उनके खिलाफ मैदान में थे, एक मुकाबला दिया गया, 37.58% वोट उनको मिले थे। इसके बाद पूनम देवजी पटेल को विधानसभा चुनाव में भी उतारा गया था, वो चुनाव हार गए थे, उनका टिकट इस बार काट दिया गया और इस बार लुम्बाराम चौधरी जैसे सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया गया। एक और इंटरेस्टिंग है, वैभव गहलोत और उनकी धर्मपत्नी ने प्रचार के दौरान जब लुम्बाराम चौधरी से सामना हुआ तो चरण स्पर्श किए। अब यह बता पाना मुश्किल है कि लुम्बाराम चौधरी ने उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद दिया है या आयुष्मान भव का। बिल्कुल विजेंद्र, चलिए अब अगली सीट का जिक्र कर लेते हैं। यह सीट भी बेहद अहम मानी जा रही है। हम बात कर रहे हैं राजसमंद सीट की।
राजसमंद इसलिए खास है क्योंकि 2008 में परिसीमन के बाद जब 2009 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे तब खाता कांग्रेस ने यहां पर खोला था और इसीलिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि यह सीट बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। हम बात करें राजसमंद की और आमने सामने की टक्कर यहां पर महिमा विश्वेश्वर सिंह बीजेपी से, कांग्रेस से दामोदर गुर्जर। जब यहां पर प्रत्याशी उतारने की बात आई थी तो बड़ा सोच विचार किया गया था, ये विजेंद्र से हम जानेंगे। और वहीं कांग्रेस की बात करें दामोदर गुर्जर की, तो ये एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि यहां पर बीजेपी के जो विजय रथ को रोका जाए, जो हैट्रिक लगाने की कोशिश में है, क्योंकि यहां से जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है वो भी सांसद चुनी गई थी 2000 में, इसलिए ये महत्वपूर्ण सीट बनी हुई है। तो जरा इस मेवाड़ की सीट के बारे में भी बताइएगा विजेंद्र। पूनम काल किया है मेवाड़, तो मेवाड़ के साथ राजपूत अपने आप कनेक्ट होता है और बीजेपी के साथ वो कनेक्ट है इस सीट पर। तभी तो इस सीट का जब आप इतिहास में देखेंगे तो किरण माहेश्वरी आपने बखूबी जानती हैं कि उनका राजस्थान की राजनीति में किस तरीके से मेवाड़ में भागीदारी रही। वो यहां से सांसद रही, दिया कुमारी यहां से सांसद रही और अब यहां से महिमा मेवाड़ को मैदान में उतारा गया है। आप देखेंगे तो बीजेपी लगातार इस सीट पर महिला कैंडिडेट को दे रही है। अच्छा, दूसरी तरफ जो कांग्रेस से हैं, ये पहले भीलवाड़ा से कैंडिडेट थे जी, लेकिन भीलवाड़ा में जब सीपी जोशी का नाम तय किया गया तो इनको वहां से शिफ्ट कर दिया गया राजसमंद, और राजसमंद से पहले सुदर्शन रावत का टिकट फाइनल किया था कांग्रेस ने। उन्होंने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा व्यापार प्रभावित हो रहा है और मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार अभी नहीं हूं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 6 महीने के आसपास पहले ही इस परिवार ने बीजेपी ज्वाइन की। विश्वराज मेवाड़ फिलहाल विधायक हैं और उन्हीं की धर्मपत्नी है महिमा मेवाड़, जिनको सांसद का टिकट दिया गया और बनारस से इनका सीधा कनेक्शन है। बहरहाल इस सीट पर क्या जनता तय करेगी, बीते 2 चुनाव के 2014 और 19 के समीकरण अपने जनता को जरा बताते हैं, दर्शकों को बताते हैं। देखिए, 2014 के अंदर हरिओम सिंह राठौड़ को यहां से बीजेपी ने मैदान में उतारा था, 65.59% वोट उनको मिले थे, जबकि गोपाल सिंह शेखावत को कांग्रेस ने मैदान में उतारा था, महज 25.34% वोट उनको मिले थे। इसके अलावा अगर बात 2019 की करें तो 2019 में दिया कुमारी को बीजेपी ने मैदान में उतारा, लगभग 70% वोट उनको मिले थे, 69.55%। और देवकी नंदन, जिन्हें काका भी मेवाड़ की सियासत में कहा जाता है, उनको कांग्रेस ने मैदान में उतारा था, महज 25.07% वोट उनको मिले थे। और पूनम, यह भी कहा जाता है कि जो महिमा मेवाड़ को टिकट मिला उसमें दिया कुमारी की भी एक बड़ी भूमिका रही है। और इसीलिए अब अगली सीट का जिक्र करेंगे। ये भी सीट अपने आप में बेहद खास है और इसमें कांटे की टक्कर मानी जा रही है विजेंद्र। सियासी समीकरण यहां पर पल पल बदलते रहते हैं और इस बार तो अगर प्रत्याशियों की बात करें तो सिर्फ बीजेपी कांग्रेस ही नहीं, यहां पर न जाने कितने प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं और न जाने कितने लाख यहां पर वोटर्स भी हैं। इसलिए वो भाग्य का फैसला करेंगे, लेकिन कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। जी, हम बात कर रहे हैं टोंक सवाई माधोपुर सीट की। टोंक सवाई माधोपुर सीट ये भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि विजेंद्र 2008 में परिसीमन के बाद ये सवाई माधोपुर इसमें ऐड हो गया था। तो बीजेपी सुखबीर सिंह जौनापुरिया यहां पर प्रत्याशी, कांग्रेस से हरीश मीणा। कांटे की टक्कर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बाकी छोटे मोटे प्रत्याशी यहां पर उतरे हैं, हालांकि प्रचार प्रसार उन्होंने इतना ज्यादा नहीं किया, इसलिए बहुत ज्यादा असर पड़ेगा नहीं, लेकिन इन दोनों के प्रचार प्रसार का जनता पर कितना असर पड़ेगा जरा बताइएगा। देखिए पूनम, ये सीट वैसे भी हॉट सीट रहती है और हॉट सीट के साथ संवेदनशील सीट भी रहती है। यहाँ लगभग 2000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए। अंदाजा आप लगाइए, 1000 से ज्यादा संवेदनशील हैं जिनकी वेबकास्टिंग की जाएगी। दूसरी तरफ टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनापुरिया हैट्रिक लगाने की तैयारी करें। मूल रूप से वो टोंक सवाई माधोपुर से नहीं आते हैं, वो हरियाणा से आते हैं, लेकिन हरियाणा से आने के बावजूद 2 बार यहाँ चुनाव जीते हैं और वो खुद को अब टोंक सवाई माधोपुर का मानते हैं। दूसरी तरफ हरीश मीणा, जो वर्तमान में विधायक हैं, सचिन गुट से आते हैं और बाकायदा सचिन गुट इस, या कहें खुद सचिन पायलट, इस सीट पर काफी दमखम लगाते हुए नजर आए। अच्छा, इसके अलावा टोंक सवाई माधोपुर फिलहाल इसलिए सुर्खियों में आया क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी दूसरे चरण के प्रचार के लिए इस सीट पर आए तो उन्होंने वो बयान दिया जिसको लेकर फिलहाल इलेक्शन कमीशन में पूछा जा रहा है कि भाई आपने बयान क्यों दिया। हम उसका जिक्र फिलहाल नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद काफी ज्यादा रोचक ये सीट होती हुई नजर आई। और टोंक सवाई माधोपुर सचिन पायलट के साथ भी कनेक्ट होता है क्योंकि टोंक से वो विधायक हैं अभी और उनकी एक अच्छी गुर्जर वोट बैंक में पकड़ है, युवाओं में पकड़ है।
बहरहाल इसमें जनता को तय करना है कि किसको चुनना है, लेकिन हम बीते 2 चुनाव के वोटिंग परसेंटेज अपने दर्शकों को बता देते हैं। और क्योंकि टोंक सवाई माधोपुर में रणथंभौर नेशनल पार्क है, इसलिए सफारी कराते हैं आपको वोटिंग परसेंटेज की। यहां पर 2014 में बीजेपी ने सुखबीर सिंह जोनापुरिया को मैदान में उतारा था, हरियाणा से लेकर आए थे। 52.55% वोट के साथ मोदी लहर में वो चुनाव जीत गए थे मोहम्मद अजरुद्दीन। कांग्रेस ने यहां टिकट को रिपीट किया था, 39.57% वोट उनको मिले, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। और कमाल की बात यह है कि 14 में दोनों ने ही टोंक सवाई माधोपुर को पुनः बाहरी कैंडिडेट दिया था, लेकिन सुखबीर सिंह जोनापुरिया मोदी लहर में जीत गए थे। 2019 की बात की जाए तो 2019 में भी वो चुनाव जीत गए। 52.19% वोट उनको मिला, जबकि उनके खिलाफ जिनको मैदान में उतारा गया वो नमो नारायण मीणा थे। नमो नारायण मीणा हरीश मीणा के बड़े भाई हैं, वो चुनाव में थे। इस बार हरीश मीणा को मैदान में उतारा गया है। 43.18% वोट उनको मिला है। और इस सीट पर गुर्जर, मीणा और मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो पूरा सीट डिसाइड करते हैं, और इसलिए इस पूरी सीट को रोचक भी माना जा रहा है और कांटे की टक्कर भी मानी जा रही है। और इस सीट पर एक और चेहरा जिस पर फोकस रहेगा वो है किरोड़ी लाल मीणा का, कि वो मीणा वोटर्स को कितना बीजेपी के पक्ष में ला पाते हैं। बिल्कुल, चलिए अगली सीट का जिक्र कर लेते हैं। ये सीट बेहद हॉट सीट मानी जा रही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां की जनता वाकई में जनार्दन है, क्योंकि बार बार वो अपना विकल्प यहां पर बदल देती है। जैसे कि राजस्थान में कहा जाता है कि इतिहास है विधानसभा चुनावों में कि एक बार बीजेपी है, एक बार कांग्रेस, और ऐसी ही एक सीट है लोकसभा सीट, वो है अजमेर सीट। जी हां, हम बात करें चौधरी वर्सेस चौधरी की। बीजेपी से भागीरथ चौधरी है तो कांग्रेस से रामचंद्र चौधरी है। यहां पर कांटे की टक्कर इसलिए कह रही है क्योंकि विकल्प अपना बदलती है। एक बार बीजेपी को वोट दिया जाता है तो एक बार कांग्रेस को, यहां पर जनता तय करती है। इसलिए कहना कुछ भी जल्दबाजी होगा, क्योंकि कोशिश यहां पर दोनों ही एडी चोटी का लगा रहे हैं। इसलिए ना तो ये कांग्रेस का गढ़ है ना बीजेपी का गढ़ है। लेकिन इस बार क्या कहती है जनता, किसको समर्थन देगी विजेंद्र? पूनम, ये सीट हॉट सीट तो है, लेकिन पहली बार मैंने देखा है कि इस सीट की बहुत ज्यादा चर्चाएं लोकसभा चुनाव के अंदर नहीं हुई, और बहुत ज्यादा बड़े नेता भी इस सीट पर अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार करने नहीं पहुंचे। बेहद लो प्रोफाइल तरीके से यहां प्रचार प्रसार होता हुआ नजर आया। अब उसके पीछे की वजह क्या है, रणनीति क्या है, ये तो पॉलिटिकल पार्टियां जाने। लेकिन एक तरफ भागीरथ चौधरी, जिनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया, वो चुनाव हार गए, लेकिन उनके इस टिकट को रिपीट यहां किया गया और लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से उनको मौका दिया गया। दूसरी तरफ रामचंद्र चौधरी, जो एक लंबे वक्त तक डेयरी के साथ जुड़े रहे हैं, सरे से डेयरी से जुड़े रहे हैं, और ग्रामीण तबके में उनकी एक अलग पकड़ है। लेकिन वो अलग पकड़ कितना वोट में तब्दील होगी ये बता पाना मुश्किल। हालांकि जब पहली बार वो प्रचार करने टिकट मिलने के बाद जनता के सामने आए थे तो धर्म पत्नी के साथ आए थे, और पहले ही प्रचार में उन्होंने अपनी पगड़ी सिर से उठाकर जनता के चरणों में रख दी थी कि अब इस पगड़ी का मान आपको रखना है। लेकिन जनता किसको चुनेगी ये जनता को तय करना है। देखिए, ख्वाजा नगरी यही है, ब्रह्म नगरी यही है, और आप मायने समझ रहे होंगे कि यहां किस तरीके से वोटर्स तय करेंगे कि कौन जीतेगा। बहरहाल बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज अपने दर्शकों को दिखाते हैं। सांवर लाल जाट एक बड़े बीजेपी के किसान नेता हैं, उनके बेटे को भी मैदान में उतारा गया था, हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। 55.14% वोट बैंक के साथ वो 2014 में चुनाव जीते थे, और हराया किसको? तो सचिन पायलट को उन्होंने चुनाव हराया था। 40.27% वोट सचिन पायलट को मिले थे। सांवरलाल जाट के निधन के बाद इस सीट पर जाट नेता उस तरीके से बीजेपी को नहीं मिल पाए जिस तरीके के किसान नेता, जमीनी नेता सांवरलाल जाट को कहा जाता था। और पूनम, शायद आपको ध्यान होगा कि किस तरीके से उनका इंतकाल हुआ था। बीजेपी ऑफिस के अंदर ही एक बैठक के अंदर वो बैठे थे, दिल का दौरा उनको पड़ा था और वो दुनिया से चले गए थे। बहरहाल 2014 के अंदर यहां से भागीरथ चौधरी को मैदान में 2019 में उतारा था। किरण रिजू झुंझुनवाला, यहाँ माफ कीजिएगा रिजू झुंझुनवाला, वो कांग्रेस की तरफ से मैदान में थे। 64.52% वोट के साथ भागीरथ चौधरी जीत गए थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको किशनगढ़ से मैदान में उतारा गया, वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उनको एक बार फिर से मौका दिया गया है। भागीरथ चौधरी बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस ने रामचंद्र चौधरी को मैदान में उतारा है। जनता किसको चुनेगी ये जनता को तय करना है, लेकिन हम कह रहे हैं कि 7 बजे घर से निकलिए, वोट का इस्तेमाल कीजिए। चलिए विजेंद्र, अगली सीट का भी जिक्र कर लेते हैं। ये सीट भी बेहद महत्वपूर्ण है।
हम बात करें डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट की, क्योंकि यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर नहीं है, यहां पर बीजेपी और बाप में टक्कर है। बीएपी या फिर यूं कहे कि जो इंडिया महागठबंधन है उसकी छाप यहां पर नजर आएगी, लेकिन यहां पर वोटर्स की संख्या आदिवासियों की है। ऐसे में वो किसका पलड़ा यहां पर भारी करते हुए नजर आएंगे, देखने वाली बात होगी। बीजेपी से यहां पर महेंद्रजीत सिंह मालविया, कांग्रेस से अरविंद डामोर, बीएपी से राजकुमार रोत। ये हम इसलिए कह रहे थे कि बीएपी और बीजेपी के आमने सामने की टक्कर इसमें, क्योंकि यहां पर सियासी समीकरण बहुत ज्यादा बिगड़ा। पहले साथ यहां पर गठबंधन आया, फिर गठबंधन छूटा, फिर अरविंद डामोर आए और कांग्रेस यहां पर कोशिश कर रही है कि अब वो जो गठबंधन था वो जो खत्म होता नजर आया। लेकिन महेंद्रजीत मालविया वो भी कांग्रेस के ही पहले थे, लेकिन बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी ने टिकट भी दिया। तो ये बेहद अहम सीट यहां पर बनती नजर आ रही है। कांग्रेस का वर्चस्व क्या वाकई में यहां पर दिख रहा है या फिर नहीं है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि आदिवासी वोटर्स बेहद अहम किरदार यहां पर निभाते हैं। लेकिन क्या राजकुमार रोत, अरविंद डामर इनके बीच की टक्कर माने या फिर राजकुमार रोत या महेंद्रजीत सिंह मालविया के बीच में टक्कर माने? विजय, देखिए पूनम, इस सवाल का तो मैं सीधा ही जवाब देता हूं कि यहां मुकाबला महेंद्रजीत सिंह मालविया और राजकुमार रोत के बीच में है। लेकिन जनता के लिए बड़ी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए है कि जो 6 महीने पहले तक कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता और बांसवाड़ा डूंगरपुर आदिवासी बाहुल्य इलाके में जो कांग्रेस का सबसे प्रोमिनेंट फेस थे, वो आज बीजेपी का फेस है। वहीं जो कांग्रेस के प्रोमिनेंट फेस थे वो आज बागी फेस है। और जिनसे कांग्रेस को वहां खतरा था कि वोट बैंक को, वो कांग्रेस को डैमेज करेंगे, वोट बैंक पर कब्जा कर लेंगे, आज कांग्रेस खुलकर कह रही है कि इन्हीं को वोट कीजिए, हम इनके साथ गठबंधन कर चुके हैं। वो राजकुमार रोत है। और राजकुमार रोत आदिवासी, महेंद्रजीत सिंह मालविया आदिवासी, डामोर आदिवासी, और इस सीट पर 80% के आसपास SC/ST वोटर्स हैं जो पूरे चुनाव को प्रभावित करते हैं। और यहां कई तरीके के मुद्दे हैं जो दशकों से चले आ रहे हैं और इस सीट का प्रभाव देखिए मध्य प्रदेश पर पड़ता है, गुजरात पर पड़ता है। और इसलिए यहां पर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी अपने आप को मजबूत चाहती है। हालांकि कांग्रेस ने जिस तरीके से वॉकओवर राजकुमार रोत को दिया या कहीं कि बीएपी को दिया, बीएपी ने गठबंधन नहीं मांगा पूनम, क्योंकि उदयपुर सीट पर बीएपी कह रही है कि भाई हम तो अपना प्रचार करेंगे, हम कांग्रेस के लिए अपनी सीट को छोड़ नहीं रहे हैं। अपनी सीट का मतलब है कि हमने कैंडिडेट उतारा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको वोट मत दीजिए। जबकि बांसवाड़ा डूंगरपुर में कांग्रेस खुलकर कह रही है कि हमारे कैंडिडेट को वोट मत दीजिए। अच्छा, और पहली सीट है, शायद देश के इतिहास में पहली सीट है जहां कांग्रेस का घोषित उम्मीदवार, कांग्रेस के सिंबल पर उम्मीदवार लड़ रहा है और कांग्रेस घर घर जाकर कह रही है कि इसको वोट नहीं देना है, आपको राजकुमार रोत को वोट देना। बहरहाल बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज इस सीट पर क्या रहा, यह हम आपको बताते हैं, क्योंकि इस सीट पर आस्था बहुत बलवान है। मानशंकर निनामा बीजेपी से मैदान में उतारे गए 2014 में। रेशम मालविया ने एक मजबूत चुनाव लड़ा था। अच्छा पूनम, रेशम मालविया जो है वो महेंद्रजीत सिंह मालविया की धर्मपत्नी है, वो चुनाव लड़ चुकी हैं कांग्रेस से। 49.29% मानशंकर निनामा को वोट मिले, वो जीत गए। 41.44% रेशम मालविया को चुनाव मिला और फिलहाल रेशम मालविया भी बीजेपी के अंदर है। बहरहाल 2019 की अगर बात की जाए तो 2019 में कनकमल कटारा को बीजेपी ने मैदान में उतारा, ताराचंद भगोरा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा। ताराचंद भगोरा बड़े कैंडिडेट थे, लेकिन इस चुनाव में बहुत ज्यादा मुकाबला कनकमल कटारा से नहीं कर पाए। 49.42% वोट कनकमल कटारा को मिले, जबकि ताराचंद भगोरा को 28.21% वोट मिले और यहां बीजेपी जीत गई। लेकिन इस बार बीजेपी जानती है कि राह इसलिए आसान नहीं क्योंकि वहां SC/ST और कांग्रेस का वोट बैंक वो सब बीएपी के लिए काम कर रहा है। अब इसमें इंटरेस्टिंग ये होगा पूनम कि डामोर जितना वोट हासिल कर पाएंगे उतना राजकुमार रोत को नुकसान वो पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनके साथ कांग्रेस का एक और वोटर होगा जो जाएगा। बहरहाल ये सीट बेहद रोचक बनी है। चलिए अब अगली सीट का जिक्र कर लेते हैं। ये दूसरे फेज में आखिरी 13वीं सीट है। ये बेहद हॉट सीट मानी जा रही है। ये भी अगर इस सीट को देखें तो ये भी ट्रायंगल बनी हुई है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस में असमंजस की स्थिति थी कि किसे मैदान में उतारा जाए, लेकिन उन्हें मैदान में उतारा जिनका सीधा जनता से सरोकार था। लेकिन जनता किसे चुनेगी, क्योंकि यहां पर भी महिलाओं वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है विजेंद्र, क्योंकि पुरुषों के मुकाबले ही है और इसीलिए महिलाओं वोटर्स को लुभाने की कोशिश यहां पर की गई। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं मेवाड़ की उस सीट की, उदयपुर सीट की। बेहद खास सीट मानी जा रही है और बीजेपी के मन्ना लाल
रावत हैं तो कांग्रेस से ताराचंद मीना है। उदयपुर लोकसभा सीट कितनी महत्वपूर्ण है? आदिवासी बाहुल्य इलाका है, उन्हें लुभाने की कोशिश, महिलाओं वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा, लेकिन जनता किसे चुनेगी, महिला वोटर्स किसे चुनेगी? जरा सियासी समीकरण बताइएगा। उदयपुर लोकसभा सीट बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीट है पूनम, क्योंकि यहां से जो लेगेसी जुड़ती है वो गुलाबचंद कटारिया के साथ जुड़ती है। लेकिन गुलाबचंद कटारिया अभी असम के राज्यपाल हैं, इसलिए सियासी तौर पर एक्टिव वो सीधे तौर पर नहीं हो सकते। लेकिन ये वो सीट है जहां ब्यूरोक्रेसी बनाम ब्यूरोक्रेसी के बीच में मुकाबला है, और इसलिए यहां सीधे कोई हार्डकोर पॉलिटिशियन नहीं है जो पॉलिटिक्स के बयानों के जरिए जनता को लुभाएं। वो कामों के जरिए रणनीति के तहत इस चुनाव को लड़ रहे हैं, और इस सीट पर इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि मेवाड़ की एक महत्वपूर्ण सीट होने के साथ बीजेपी चाहेगी कि इस सीट को जीते। लेकिन बीते 2 चुनाव की अगर बात की जाए तो बीते 2 चुनाव का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, ये अपने दर्शकों को बताते हैं। कितना पानी इससे झील से बह गया है, बीते 5 साल में ये जनता को तय करना है। अर्जुन लाल मीणा को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया था, 55.32% वोट उनको मिले थे, जबकि रघुवीर मीणा यहां से कांग्रेस की तरफ से मैदान में थे, 35.48% वोट उनको मिला था। अच्छा, इस पूरे इलाके के अंदर ताराचंद भगोरा, रघुवीर मीणा और महेंद्रजीत सिंह मालविया ये कांग्रेस के प्रमुख चेहरे रहे एक दौर में, लेकिन रघुवीर मीणा अभी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई नहीं दे रहे, ताराचंद भगोरा प्रोमिनेंट दिखाई नहीं दे रहे, और महेंद्रजीत सिंह मालविया बीजेपी में चले गए। बहरहाल 2019 का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा? अर्जुन लाल मीणा को फिर से मैदान में उतारा बीजेपी ने, लगभग 60% के आसपास उनको वोट मिले, 59.88% वोट उनको मिले, जबकि रघुवीर मीणा को एक बार फिर से मैदान में उतारा और वो सिर्फ 29.79% ही वोट हासिल कर पाए और चुनाव हार गए थे। इस बार कांग्रेस ने यहां पर ब्यूरोक्रेट को उतारा, बीजेपी ने ब्यूरोक्रेट को उतारा। दोनों नए कैंडिडेट हैं, जनता को तय करना है कि किसको चुनाव में विजयी करना है और किसको हराकर एक बार फिर से कहना है कि आप जाकर जमीन पर थोड़ी और मेहनत करके आइए। बिल्कुल विजेंद्र, आपने सही कहा, क्योंकि बहुत कम ऐसे देखने को मिला है कि जब 2 अफसर आमने सामने हो, लेकिन जनता क्या तय करेगी ये तो देखने वाली बात होगी। आज 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और फर्स्ट इंडिया न्यूज पर लगातार महा कवरेज जारी है। विजेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया इन 13 सीटों पर विश्लेषण के लिए। आगे भी आपका रुख